नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसकी मौजूदगी हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसने श्रीनगर में 1 जनवरी को सीआरपीएफ की गाड़ी पर हुए ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी कबूल की। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए कई धमकी भरे खत जारी किए। उसी आतंकी संगठन पर गृह मंत्रालय का हंटर चला है। गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने के साथ इसके कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके अलावा लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के इस कदम पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साथ ही सवाल ये कि टीआरएफ के बाद अब किसकी बारी? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। टीआरएफ पर हंटर चला है गृह मंत्रालय का। कल इस हवाले से अधिसूचना जारी की गई और उसके बाद अब प्रतिबंधित कर दिया गया है टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और इस फैसले के बाद कहीं न कहीं ये सवाल उठने लगा है कि अब किसकी बारी है। कई खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे और आखिर ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से क्यों लिया गया, इस पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है। इसीलिए हमने कई खास मेहमानों को मदऊ किया है अपने पैनल में और सबसे अहम जानकारी शैलेंद्र वांगू जी से लेंगे, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे। उन्होंने इस खबर के हवाले से नजदीकी निगाह बनाए रखी। तो खास मेहमान इस वक्त आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम तारुफ करा देते हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब। नमस्कार आपका और स्वागत है इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। शैलेंद्र वांगू जी भी हमारे साथ हैं। इस खबर पर वो लगातार कवरेज देते रहे हैं और हम तक इनपुट्स पहुंचाते रहे हैं। मैं चाहती हूं कि डिबेट की शुरुआत करूं सबसे पहले शैलेंद्र वांगू जी आपसे ही कि आखिर टीआरएफ की मौजूदगी हालिया दिनों में कितनी बढ़ी, जिसके बाद टीआरएफ के हवाले से गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया कि अब इस संगठन को, आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करना पड़ा। देखिए सना, जाहिर तौर पर ये आज का नहीं बल्कि पिछले 2.5 और करीब 3 साल के आसपास इसको हो चुके हैं। टीआरएफ को 2019 में ये वजूद में आया था, लेकिन आते साथ ही इसने सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, चाहे अल्पसंख्यक वहां पर लोग वहां पर रहते हैं या फिर पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया गया और बाद में पीएम पैकेज की जो एम्प्लॉयज है उनको थ्रेटन करना शुरू किया गया और वहीं साथ ही साथ जो बाहर से जो लोग काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं देश के दूसरे राज्यों से, उनको निशाना बनाया गया, कभी ग्रेनेड से, कभी छोटे हथियारों से। मकसद ये था कि डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, रजौरी इंसिडेंट ने एक बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार को तैयार किया है कि जिस तरह से रजौरी में, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे खाली कश्मीर में किलिंग्स हो रही थी, लेकिन जब रजौरी में किलिंग हुई, एक साथ 6 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। माना जा रहा है कि उसके बाद यह कड़ा फैसला लिया गया है कि उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पिछले लगभग 3 सालों से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और इसके तमाम मॉड्यूल्स हैं उन पर भी प्रतिबंध एक तरह से लगाया जाएगा, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। एक मॉड्यूल का नाम जिसको फैल्कन स्क्वाड कहते हैं, उन युवाओं का एक ग्रुप है, समूह है, जिनको रिक्रूट किया जाता है और इस तरह की किलिंग्स के लिए उनको मजबूर किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। तो बाद में इस तरह की हत्या करने के बाद वो वापस पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में ये जो हाइब्रिड वाला मॉड्यूल है वो यही जो फाल्कन स्क्वाड है वो इसी पैटर्न में काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह की किलिंग्स हो रही थी, जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, जिस तरह से पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को थ्रेटन किया जा रहा था, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है सख्त कानून यूएपीए के तहत। इसके बाद माना जा रहा है कि
जो टारगेटेड किलिंग्स हैं उसमें अब शायद जम्मू कश्मीर में कमी आएगी। बिल्कुल, तो इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस बड़े फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और साथ ही बताइएगा कि इस बड़े फैसले का प्रभाव जमीनी सतह पर आपको किस हद तक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सारा देखिए, जैसा कि अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, हाँ। कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जो 2019 में वजूद में आई थी, क्यों आई थी, जो हमें समझना जरूरी है। असल में द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक लश्कर तैयबा का मुखौटा था, सिर्फ नाम बदला गया था, बाकी सब कुछ वही था। लश्कर तैयबा के ही जो यहाँ पे टेररिस्ट थे उनको बदल दिया गया, साथ में कुछ लोकल टेररिस्ट को मिलाया गया और इसका नाम रख दिया गया रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो कि पहले दो परमानेंट टेररिस्ट ग्रुप थे कश्मीर के अंदर, उनके साथ एक रिलीजियस कॉनोटेशन जुड़ा हुआ था, जिहादी कॉनोटेशन जुड़ा हुआ था, जिससे पाकिस्तान अपने आप को अलग करना चाहता था। और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जो वारदात यहां पर होते हैं उनका नाम पाकिस्तान के ऊपर साथ जुड़े, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही थी FATF की। तो इसलिए यह नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसे एक इंडिजिनस जो है वो लुक देने की कोशिश की गई जी। तो ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट थी, शुरू में एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और एज ए सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने 1 साल तक काम किया। और 1 साल के बाद जब इसका रिक्रूटमेंट थोड़ी बढ़नी शुरू हुई और सबसे पहले उन्होंने हाइब्रिड मिलिटेंट का कंसेप्ट जो लेकर आए कश्मीर के अंदर हाइब्रिड टेररिस्ट का, तो उससे इनकी हिम्मत बढ़ती गई, बड़े बड़े कारनामे इन्होंने करने शुरू किए। और लेटेस्ट आपने देखा कि जर्नलिस्ट के खिलाफ लिस्ट निकाली, ये अपने कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ लिस्ट निकाली, टारगेटेड किलिंग्स के अंदर मजदूर हों या कुछ हिंदू थे उनके खिलाफ, उनकी टारगेटेड किलिंग में जब शामिल थे, तो सरकार को मजबूरन होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। एक और अहम बात है कि पिछले साल जितने भी टेररिस्ट मारे गए 70% लश्कर तैयबा या TRF से संबंध रखते थे, और जो 100 नए भर्ती हुए हैं सरकार के मुताबिक, उसमें भी ज्यादातर जो है वो लश्कर तैयबा और TRF में ही गए थे। इसलिए TRF अपने पांव पसार रही थी। TRF की जो लश्कर तैयबा का फ्रंट था TRF, वो जहर की तरह फैलता जा रहा था, तो जरूरी था कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और मैं कहूंगा कि ये बहुत अहम फैसला है सरकार का, जो इन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाई है, देर आयद दुरुस्त आयद। बिल्कुल, जहां तक ये सवाल है कि इसका सवाल को मैं क्या आपसे असर करना पड़ेगा, चाहती थी कि क्या ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था? क्या ये फैसला अगर पहले लिया जाता तो जाहिर सी बात है कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन आपने अपने आखिर के लफ्जों के जरिए कह दिया कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बहुत बढ़िया और बड़ा फैसला है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे, इंतजामिया का पक्ष रखेंगे, साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो जैसा कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ने कहा कि ये बड़ा फैसला तो है, देर आयत दुरुस्त आयत, यानी देरी से लिया गया फैसला है, दुरुस्त फैसला, इसे पहले भी लिया जा सकता था। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अब किसकी बारी? निर्मल साहब। देखिए सना, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि ये फैसला लेने में सरकार ने समय लिया, हाँ, क्योंकि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, और हम इस प्रकार से ये एलिगेशन है कि सरकार तशद्दुद कर रही है, आवाज दबा रही है, ये सारी बातें जो हैं वो लोग जो हैं अनाप शनाप कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तब ये कदम लिया जबकि ये पूरा स्थापित हो गया कि नहीं, अभी अगर टेररिज्म के ऊपर लगाम लगानी है, अगर मासूमों की हत्या को रोकना है, तो इस पर TRF जो लश्कर तैयबा का ही एक जो है मुखौटा है, उसके ऊपर बैन लगाना जरूरी है। क्योंकि जैसे बताया गया कि पिछले सालों में इन्होंने एक सोशल मीडिया ग्रुप के तौर पर काम किया, बाकी जो है एक पैंतरा जो है मुखौटा बदलते हुए हम कहते थे पहले क्या कि जब देवों की और राक्षसों की तो जो संघर्ष होता था उस समय राक्षस कई प्रकार के पैंतरे बदले, पाकिस्तानी टेररिस्ट भी ऐसा कर रहे हैं जी। तो जब ये स्थापित हो गया, ये लगा पे नहीं, अभी इसको ज्यादा जो है मौका नहीं देना चाहिए और इस पर बैन लगाना चाहिए, तो बैन लगाया है। तो ये जो है बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2 कि अभी किसकी बारी? जो कोई टेररिज्म को फैलाएगा, लगाववाद को फैलाएगा, उसको जो है और जो हमारा संविधान है उसके दायरे से बाहर जाएगा, उसको रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर में जमायत इस्लामी के ऊपर भी जो है उसको फिर बैन लगाया है।
जमात इस्लामी द्वारा भी रिक्रूटमेंट होती थी, जी। चाहे वो पॉलिटिकल मुखौटा लेके भी घूमते थे वो। लेकिन और जिस तरीके से जब हम देखें यासीन मलिक है, बाकी लोग है, बिट्टा कराटे जैसे लोग जो टेररिस्ट थे, हाँ। उनके ऊपर पुरानी सरकारों में किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर उनके साथ जो है डिनर करते थे और सोनिया जी डिनर करती थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसका जो है लंबे लंबे सेशंस होते थे, बातचीत होती थी। तो अभी उसके ऊपर जो कातिल थे वो, तो सरकार जो है जीरो टॉलरेंस जो है इसके जो है नियम पर चल रही है, इस प्रिंसिपल चल रही है। आगे आने वाले वक्त जो करेगा इस प्रकार की बात का हिमाकत करेगा उस पर मैं आगे बढ़ूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं। डॉक्टर निर्मल साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि अभी हालिया दिनों हमने देखा कि टीआरएफ के जरिए कई धमकी भरे खत कश्मीरी पंडित कर्मचारी जो पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इवन आज भी वो भाजपा कार्यालय के पीछे कार्यालय के बाहर वो धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तो अब सवाल ये उठता है, और इवन भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी इससे अछूते नहीं हैं, उनका भी नाम, उनका भी लिस्ट टीआरएफ संगठन ने, आतंकी संगठन ने पत्र जो है जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि बैन तो कर दिया गया, अब जिनको लेकर टीआरएफ लगातार धमकी भरे खत और पत्र जो है जारी करता रहा है, उनको लेकर सरकार के पास क्या रणनीति है? उनको कब आप राहत देंगे? क्योंकि टीआरएफ के निशाने पर वो भी हैं जी, क्योंकि जो टीआरएफ के ऊपर जो बैन है ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कानून जो है वो जरूरी था, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जो काम कर रही है, क्योंकि वो मतलब जहां रूल ऑफ लॉ है, तो इसको जो है उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए उस पर बैन लगाते हुए जो टेररिज्म को फैला रही थी, बड़ा जरूरी था। अभी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो बाकी जो गतिविधि हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो उसी की तरफ ये एक जो है कदम है। और जैसे वो रिक्रूटमेंट करते थे, अभी बीएन के बाद जो है वो जो अलग अलग माध्यम जो मैं समझ गई निर्मल साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत बड़ा कदम है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि अगर ये पहले ही इस तरह का फैसला लिया गया होता, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा, तो हो सकता है कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला है। ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए, आतंकी गतिविधियों पर ऐसे फैसले लेने बहुत जरूरी होते हैं, वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन जिन्हें ये निशाना बना रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ फैसला आने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, एलजी प्रशासन की तरफ से? क्योंकि मैंने अभी पीएम पैकेज मुलाजमीन कर्मचारियों का जिक्र किया, उसको लेकर आप बात बताइए, उसको लेकर क्या रणनीति भाजपा के जहन और दिल में? देखिए, जो कश्मीर में काम कर रहे मुलाजम हैं, हाँ। चाहे पीएम पैकेज के हैं, नॉन पीएम पैकेज के जो कश्मीरी पंडित हैं, बाकी माइनॉरिटीज के लोग हैं, वहां रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो सारे लोग हैं जो वहां काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा जो कंसर्न है सरकार का। टारगेट किलिंग्स हुई हैं, काफी लोग वो शहीद हुए हैं। तो सरकार ने जो है उनको कोशिश की है कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रॉक्सी वार में कभी ना कभी जो है दुश्मन कामयाब हो जाता है, तो हमने भी पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक कमेटी बनी थी जिसका मैं चेयरमैन था, हमने उनके कैंप्स में विजिट किया, उन लोगों को मिले भी, जम्मू में भी मिले हैं। तो लगातार अपनी सुरक्षा को लेते हुए अपना जो है वो डिमांड्स रख रहे हैं। हमने सरकार के सामने रखा है कि इनको क्योंकि एक लगभग एक किस्म का वार जोन है जी, वहां जो प्रॉक्सी वार है तो वहां काम करते हैं, उसी तरीके से लिया जाए। इसको जो है रूटीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स होते हैं उस तरीके से नहीं लिया जाए। कुछ सुझाव हमने सरकार को दिए हैं। हमने कहा कि ये ठीक है कि ये लोग जो है उनको जैसे कुछ लोग डिमांड कर रहे थे इनकी रिलोकेशन की जाए, हमने कहा कि ठीक है कि ये एक सरेंडर माना जाएगा पाकिस्तान टेररिस्ट के सामने, कि वही वो चाहते हैं। तो ये लोग भी वहां जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की बात है। हमने कहा कि अगर जब तक इनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं होता तो बायोमेट्रिक जो जहां जहां कैंप्स में ये है वहां लगाया जाए, वहां से वर्क फ्रॉम होम किया जाए, या फिर इनकी जो अकोमोडेशन है, जो 6000 जो है बने थे, जो है क्वार्टर्स बने थे, उनको बनाया जाए। तब तक जो है इनको होटल्स में, जैसे जो वहां पर जो सिक्योरिटी जो प्रोटेक्टेड पर्संस हैं, या जम्मू से जो एम्प्लॉइज जाते थे, दरबार मूव होता था, होटल्स में रखा जाता था, उस तरीके से इंतजाम किया जाए। और ये आपने सुझाव
जी ठीक है, आपने सुझाव दिए हैं। अब इस सुझाव के हमारे जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं जो इस वक्त डिबेट हमारा देख रहे होंगे, तो डॉक्टर निर्मल साहब की बात भी सुन रहे होंगे। आज उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, तो इसी हवाले से हमने उनसे सवाल किया। बहरहाल बैन पर हम भी सवाल करने वाले हैं कई, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए प्राइम डिबेट इंडिया में रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आप देख रहे हैं सरकार का हंटर और टीआरएफ पर प्रतिबंध, एक बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। कल देर शाम अधिसूचना जारी करते हुए इस आतंकी संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके बाद कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जो सरकार का फैसला है, गृह मंत्रालय का फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि राजौरी अटैक अभी हुआ, उसमें 6 लोगों की जाने गई और जाने के बाद कई तरह की मांगे भी उठ रही हैं कि कैसे वहां के जो माइनॉरिटीज हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और नॉन लोकल को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे अगर तमाम चीजों को देखें तो ये कदम बहुत अहम और बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। कई खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ है, इस डिबेट का हिस्सा है। शैलेंद्र वांगू, मैं आपसे जानना चाहूंगी 2019 में, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2019 में इस तंजीम का, इस संगठन का स्वरूप जो है अमल में आया, सामने वजूद अमल में आया, उसके बाद से ऐसी कौन कौन सी बड़ी गतिविधियां इनकी रही जिस पर गृह मंत्रालय की नजर रही, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया? बिल्कुल सना, जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय की नजर बहुत समय से इस संगठन पर थी, इनकी गतिविधियों पर थी, और जो नोटिफिकेशन का सामने है उसमें तमाम तफसील से इस बारे में बताया गया है कि आखिर ये संगठन कर क्या रहा था। हाँ। इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये युवाओं की ऑनलाइन भर्ती करके इनको आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसा रहा था। वही सीमा पार से घुसपैठ कर और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी ये शामिल था। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको भड़काकर भारत के खिलाफ उनको आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। और वही साथ ही साथ न सिर्फ इतना बल्कि साजिशें रच रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस पर और इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करने के लिए। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं, ऐसे बहुत से केसेस रजिस्टर हुए हैं टीआरएफ के खिलाफ, जहां पर उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों को टारगेट किया है या निर्दोष व्यक्तियों को टारगेट किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। जी शैलेंद्र, एक सवाल का जवाब और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और विपक्ष के कोई नेता नहीं है, वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बड़े गृह मंत्रालय के बड़े फैसले के बाद अगर क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात करें तो उनका क्या रिएक्शन है और क्या अंदर खाने से कोई बात सामने आई? देखिए, इस एक्शन को लेकर अगर कोई रिएक्शन देता भी है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि देखिए आतंकवाद की जो लड़ाई है उसमें सबको एकजुट होना होगा। इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी असल व्यू हो सकता है, लेकिन वो देश हित से ऊपर नहीं है, देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट, पीस, सिक्योरिटी, टूरिज्म, इन तमाम कदमों को उठाया जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से यूएई से भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर आए थे अब से कुछ महीनों पहले। तो ऐसे में ये एक पहलू है, लेकिन जहां पर सिक्योरिटी का लिहाज है, हमने ये देखा कई ऑपरेशन चलाए गए थे पिछले कुछ सालों के अंदर आतंकियों के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे अभी कि 2019 में जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान चला गया, मजबूरी उन पर हो गई कि वो कार्रवाई करे जैश और लश्कर के जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ। तो ऐसे में उन पर कार्रवाई करने के बदले उन्होंने एक नया आउटफिट लॉन्च किया ताकि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा सके। लेकिन भारत इस बात का अंदेशा भी जता चुका है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद सॉफ्ट टारगेट्स के बाद एक बार फिर से हार्ड टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं आतंकी, यानी कि फिर से एक बार जिस तरह से आर्मी कैंप्स होते हैं या कैंटोनमेंट्स होते हैं, वहां पर फिर से आतंकी हमले हो सकते हैं। इस बात का अंदेशा पहले ही भारत जता चुका है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार कोई कदम उठा रही है, गृह मंत्रालय कोई कदम उठा रहा है, तो वो सोच समझ कर उठाया कदम है। तो इसमें पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना। और ये हमने देखा है कि अगर कोई कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं आतंकियों में बौखलाहट देखी जाती है, फिर उसके बाद वो बौखलाहट में कहीं ना कहीं किस घटनाएं इस तरह की वो करते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट से हम जानना चाहेंगे, ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल ये कि प्रतिबंध तो बड़ा फैसला है, लेकिन एक और जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है कि जो आतंकी हैं, प्रतिबंधित होने के बाद जाहिर सी बात ये मैसेज उन्हें चला गया होगा, मैसेज उन्हें पहुंच गया होगा कि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि और चौकसी अब बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी आपके पैनलिस्ट कह रहे थे
कि ये जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है, ये अकेले की लड़ाई नहीं है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई नहीं है, ये होल नेशन अप्रोच है। इसमें पूरे देश ने, हर नागरिक ने, मैं कहूंगा कि अगर हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहला सिपाही जो है वो नागरिक है। तो सबने मिलकर लड़नी है, सबको चौकस रहना पड़ेगा, सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी चूक होती है तो कुछ भी हो सकता है। और आपकी बात सही है कि लाइमलाइट में आने के लिए और यह बताने के लिए कि हमारा हौसला पस्त नहीं हुआ है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बार जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होगी, इसका मतलब कि वो राष्ट्र, देश हित और देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई, किसी प्रकार की भी कार्रवाई की जा सकती है, प्रीएम्प्टिव एक्शंस की जा सकती हैं, अरेस्ट की जा सकती हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो एक खुला हाथ सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, और अभी आने वाले काफी वाकया भी है, इलेक्शन होने हैं, अमरनाथ यात्रा होनी है, ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम फैसला है और इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ मजबूत होंगे और इंतजामिया के हाथ जो है वो मजबूत होंगे। बिल्कुल। और आपने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, तो इसमें G20 की अध्यक्षता को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब सवाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए निर्मल सिंह साहब, आपसे सवाल ये कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि देश हित जो होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, ये हम सबको समझना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे किसी भी नजरिए का हामिल शख्स हो। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जनवरी को मीटिंग करने वाले, शायद आपको इस मीटिंग के हवाले से पता हो, जम्मू के शीर्ष भाजपा नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। तो जब सबके साथ मिलकर चलने की बात हो रही है, जब देश हित की बात हो रही है, तो इसमें दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता क्यों नहीं? देखिए सना, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही है, और जैसा अभी शैलेंद्र भी कह रहे थे कि अब विपक्षी पार्टियों की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इवन के कांग्रेस के लोग जो हैं, किस तरीके से जो देश की लड़ाई है जी, जो है प्रॉक्सी वार है, जिस पर सभी को इकट्ठा होना चाहिए, उसमें भी वो जो है सरकार के ऊपर ही जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपने राजौरी में जो हुआ, उसके बाद महबूबा जी का और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आपने बयान सुना, उन्होंने किस तरीके से जोड़ा उन्होंने। तो असलियत यह है, आज आपके टीवी चैनल पर वो आके यहां पर चर्चा नहीं करने आए, तो लगता है तो यह जहन बदल गया है, माइंड जो बदल गया है, वो नेशनल काज के लिए इकट्ठा जो है सरकार के साथ खड़ा होना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने बड़ा जो है से और बड़ा समय लेके जो फैसला लिया है जी, अगर पहले लिया होता, जैसे आपने प्रश्न किया कि पहले लिया होता, तो शायद जो है ये चीज जाने नहीं जाती। लेकिन इन्हीं लोगों ने कहना, देखो जी एक सोशल ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है, इसके ऊपर बैन कर लिया जी, यहाँ नौजवान हैं, इस प्रकार का उन्होंने करना था। और इसलिए आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और कहेंगे तो सब लोग जो हैं उनको जो कटघरे में खड़ा करेंगे। तो आज उनकी दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर उनका माइंड बदला है, अगर उनका जो है चीज़ माइंड है, तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना चाहिए, आर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए इस उग्रवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ। लेकिन मुझे शक है कि इस प्रकार का उनके माइंड में कोई बदलाव नहीं है। वो सिर्फ जो है वो उनको कह कुछ नहीं सके, उनके पास कोई कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो आज आपके चैनल पर नहीं आए। ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे ही सवाल आखिर में कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर साहब से भी आखिरी कमेंट। इस फैसले के बाद क्या गृह मंत्रालय और नजदीकी से नजर रख रहा है इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल कुछ और, जैसे कि अगर जमात इस्लामी की हम बात करें तो कई संपत्तियां जब्त की गई और सील किया गया, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों पे इस तरह के संगठन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए सना, आपको बता दें, जो ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि जब से पीएफआई पर बैन लगा था, जिसके बाद हमने देखा है कि देश भर में कई जगह पर गिरफ्तारियां हुई, बहुत लोगों को डिटेन किया गया, जो लोग जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं पीएफआई से। उसके बाद टीआरएफ के खिलाफ जो कार्रवाई है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था जम्मू कश्मीर के लिए। तो जाहिर तौर पर इस कार्रवाई के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो टारगेटेड किलिंग्स हैं उसमें अब कमी आएगी, क्योंकि अब जो नकेल कसी गई है ये सिर्फ टीआरएफ के खिलाफ। जी ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट आपका, छोटा सा उत्तर।
देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा जमात इस्लामी, जमात इस्लामी पहले से ही बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएपी के प्रतिबंधित है, 4th शेड्यूल के अंदर है ये यूएपी के। और हाल ही में पीएफआई हुई थी, अभी कुछ चर्चा चल रही है एसडीपीआई की, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जिसके फाउंडर पीएफआई के फाउंडर एक ही अबू बकर, उसकी भी चर्चा चल रही है। और इस प्रकार जो भी खासकर कश्मीर के अंदर जो भी ग्रुप्स रेडिकलाइजेशन के लिए मैं कहूंगा रेडिकलाइजेशन के साथ हैं या रेडिकलाइजेशन करवा रहे हैं, बिल्कुल, और कुछ तो जो भी ग्रुप इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं उन पर आगे भी नकेल कसी जाएगी। और सरकार का हंटर टीआरएफ पर चला है, टीआरएफ पर प्रतिबंध किया गया है, जो एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ब्रिगेडियर सर आपका, और साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल साहब आपका, शैलेंद्र वांगू आपका भी वक्त देने के लिए, इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।